नमस्ते बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है और आज हम व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को पढ़ने वाले हैं बच्चों, जिसका शीर्षक है काल। बच्चों, काल का अर्थ होता है समय। तो आइए बच्चों विस्तार से जानते हैं कि काल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और बच्चों भेदों के भी कितने उपभेद होते हैं। तो बच्चों यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे पहले सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए बच्चों जानते हैं कि काल किसे कहते हैं, काल की क्या परिभाषा है। तो बच्चों क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने का पता चले, किसके होने का पता चले, क्रिया के होने का पता चले, बच्चों उसे हम काल कहते हैं। जैसे पहला वाक्य है हमारा बच्चे घूमने जा रहे हैं, दूसरा वाक्य है सहज घर गया था, तीसरा वाक्य है हमारा गीता स्कूल जाएगी। तो बच्चों निम्नलिखित वाक्यों में रहे हैं से वर्तमान काल का बोध हो रहा है, यानी बच्चे घूमने कब जा रहे हैं, जा रहे हैं यानी अभी अभी जा रहे हैं, वर्तमान काल है। सहज घर गया था, तो बच्चों गया था से बीते हुए समय यानी अतीत का बोध हो रहा है। और गीता स्कूल जाएगी से बच्चों जाएगी से हमें क्या पता चल रहा है, जाएगी से हमें भविष्य काल का पता चल रहा है। तो हमने जाना इसके आधार पर, इन वाक्यों के आधार पर कि काल के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं बच्चों, और वो कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों पहला है हमारा वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है बच्चों भविष्यत काल। तो काल के कितने भेद हुए, काल के 3 भेद हुए बच्चों, कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब इनको हम क्रमानुसार विस्तार से जानेंगे। काल का पहला भेद है वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं बच्चों, तो बच्चों क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो, किसके वर्तमान काल में होने का बोध हो बच्चों, क्रिया के किसी भी काम के वर्तमान काल यानी वर्तमान समय में होने का बोध हो, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पहला वाक्य है हमारा मोहन पढ़ता है, दूसरा वाक्य हम खेल रहे हैं, तीसरा वाक्य नेहा खा रही है। तो बच्चों निम्नलिखित वाक्यों में जैसे पढ़ता है, खेल रहे हैं, खा रही है, इन वाक्यों से हमें क्रिया के वर्तमान काल में होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये कौन सा काल है, वर्तमान काल। बच्चों वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। अब वो 3 भेद कौन कौन से हैं। तो पहला भेद है हमारा सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है बच्चों संदिग्ध वर्तमान काल। आइए अब इन्हें विस्तार से जानते हैं। आइए बच्चों अब वर्तमान काल के तीनों भेदों को हम विस्तार से जानते हैं। पहला भेद है हमारा सामान्य वर्तमान काल। बच्चों इसमें यानी इस वर्तमान काल में क्रिया के सामान्य रूप से होने का बोध होता है, यानी साधारण रूप से काम के होने का बोध होता है। जैसे सचिन पढ़ता है, माँ अच्छा खाना बनाती है। दूसरा भेद है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। तो बच्चों इसमें क्रिया वर्तमान काल में शुरू होकर यानी काम जो है वो वर्तमान काल में शुरू हुआ और वो लगातार चल रहा होता है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, यानी वो कार्य तब पूरा नहीं होता जैसे वह पढ़ रहा है। दूसरा उदाहरण है हमारा टीवी चल रहा है। तो अब तीसरा भेद है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। बच्चों संदिग्ध का अर्थ होता है संदेह यानी डाउट। तो बच्चों इसमें क्रिया के वर्तमान काल में होने के बारे में संदेह होता है। जैसे वह पढ़ता होगा, सीमा गीत गा रही होगी, यानी हम कंफर्म नहीं है, हमें केवल संदेह है कि वह पढ़ता होगा, सीता गीत गा रही होगी। आइए बच्चों अब जानते हैं
काल का दूसरा भेद, और काल का दूसरा भेद कौन सा है? भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होने का बोध हो। किसके बीते हुए समय में होने का बोध हो? क्रिया के, किसी भी काम के, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे सोहन ने पुस्तक पढ़ी, यानी अभी नहीं पढ़ रहा है वो, यानी उसने वो पुस्तक पढ़ ली, पहले ही हो गया ये काम, यानी भूतकाल में हो गया ये काम। वह पत्र लिख रही थी, यानी पत्र लिखा नहीं जा रहा है अभी, बहुत पहले लिख लिया गया, यानी उसने वह पत्र लिख रही थी, यानी ये काम पहले हो चुका है। तो यानी ये कौन सा काल हुआ हमारा? भूतकाल। तो बच्चों, हमने जाना इन उदाहरणों के माध्यम से कि भूतकाल किसे कहते हैं। आइए बच्चों, अब जानते हैं भूतकाल के भेदों के बारे में। तो पहला भेद है सामान्य भूतकाल। इसमें क्रिया के भूतकाल में होने का, यानी जो पहला भेद है, इसमें क्रिया के भूतकाल में होने का सामान्य रूप से, यानी साधारण रूप से होने का बोध होता है। जैसे वह चला गया। दूसरा उदाहरण है राधा ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा उदाहरण है हमारा आसन्न भूतकाल। बच्चों, इससे पता चलता है, आसन्न का अर्थ होता है समीप या पास। तो इसमें पता चलता है कि क्रिया जो है वो अभी अभी समाप्त हुई है। क्रिया को समाप्त होने में ज्यादा देर नहीं लगी है, यानी ज्यादा देर नहीं हुई है। जैसे माताजी पूजा कर चुकी हैं, यानी अभी अभी माताजी ने पूजा की है। दूसरा उदाहरण है गीता ने कहानी लिखी है। तो यानी लिखी है, क्या लिखी है? कहानी। तो वो कहानी को लिखे हुए ज्यादा देर नहीं हुई है, यानी अभी अभी कहानी लिखी गई है। तो ये हुआ हमारा आसन्न भूतकाल। अब तीसरा भेद है बच्चों अपूर्ण भूतकाल। इसमें इसमें पता चलता है कि भूतकाल को शुरू हो, यानी भूतकाल में शुरू हुई क्रिया अभी चल रही है, यानी जो क्रिया भूतकाल में शुरू हुई थी वो अभी चल रही है, पूरी नहीं हुई है, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे रजनी चित्र बना रही थी, यानी रजनी ने जो चित्र बनाया था, वो जो बना रही थी, तो वो कंटिन्यू वो चल रहा था, वो कार्य वो पूरा नहीं हुआ है। दूसरा, माली आम खा रहा था। तो यानी जो कार्य, जो काम भूतकाल में शुरू हुआ वो लगातार चल रहा था, वो पूरा नहीं हुआ। तो हमने जाना कि सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। तो आइए अब आगे जानते हैं। आइए बच्चों, अब जानते हैं पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीत गया है, यानी जो काम है वो पहले हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण माने पूरा। जैसे मैंने यह मकान बनाया था। तो मकान अभी अभी नहीं बना है, मकान बहुत पहले बन चुका है। तो यहाँ से यहाँ पर ये पता चल रहा है हमें कि बनाया था, तो यानी ये बहुत पहले काम हो चुका है। दूसरा उदाहरण है महेश ने केले खाए थे। तो केले अभी नहीं खाए गए हैं, बहुत पहले ये काम हो चुका है, केले खाए जा चुके हैं और वो भी बहुत पहले। तो ये है हमारा पूर्ण भूतकाल। पांचवा भूतकाल का भेद है और वो है हमारा संदिग्ध भूतकाल। बच्चों, इसमें क्रिया के भूतकाल में होने के बारे में संदेह बना रहता है, यानी डाउट रहता है। जैसे नौकर ने खाना बनाया होगा, लता ने गीत गाया होगा। भूतकाल का छठा भेद है हेतु हेतु मद भूतकाल। बच्चों, इसमें क्रियापदों से भूतकाल में होने का संकेत तो मिलता है, पर क्रियाएं हो नहीं पाती। जैसे वह पढ़ता तो पास होता, यानी एक और पहचान है इसकी कि इसमें एक क्रिया जो है बच्चों वो दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। वो कैसे? कि वह पढ़ता तो पास होता, यानी अगर उसने पढ़ाई की होती तो दूसरी क्रिया तभी सफल हो पाते, यानी तभी वो सफल हो पाता, यानी तभी वो पास हो पाता जब वो पढ़ता। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। दूसरा उदाहरण है हमारा यदि तुम्हारा पत्र मिल जाता। यदि तुम्हारा पत्र मिल जाता तो मैं अवश्य पैसे भिजवा देता, यानी एक क्रिया होती तभी दूसरी क्रिया पूरी होती। तो यानी पत्र मिलता तभी
वह यानी मैं अवश्य पैसे भिजवा देता। तो यानी हमने जाना कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद, और 6 भेदों को हमने विस्तार से जाना। अब आगे जानते हैं। काल का तीसरा भेद है बच्चों भविष्यत काल। भविष्यत काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे लता गीत गाएगी, दूसरा उदाहरण है माधुरी अभिनय करेगी, तीसरा उदाहरण है हम कल मुंबई जाएंगे, और चौथा उदाहरण है बच्चों शाम को वर्षा होगी। तो यानी जो काम आने वाले समय में है ना, जो अभी हो नहीं रहा, न हुआ था, आगे होगा, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं बच्चों। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं बच्चों। कौन कौन से? सामान्य भविष्यत काल और दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। तो आइए अब हम इन्हें विस्तार से जानते हैं। आइए बच्चों अब जानते हैं कि सामान्य भविष्यत काल किसे कहते हैं। तो बच्चों क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसका सामान्य रूप से होना पाया जाए, उसे हम सामान्य या साधारण भविष्यत काल कहेंगे। जैसे माताजी आशीर्वाद देंगी, हम पत्र लिखेंगे। अब भविष्यत काल का दूसरा भेद है, और वो दूसरा भेद कौन सा है? संभाव्य भविष्यत काल। तो बच्चों इसमें क्रिया के भविष्य में होने की संभावना प्रकट की जाती है। क्या प्रकट की जाती है? संभावना। जैसे शायद आज वर्षा होगी, यानी पूरी तरह से हम कंफर्म नहीं है, एक हमें संभावना है कि काले बादलों को देख करके हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वर्षा होगी। दूसरा उदाहरण है शायद कल मामा जी घर आए। तो बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि काल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, और उन भेदों के बारे में हमने विस्तार से जाना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।